घर में कहां और कौन सा शंख स्थापित करने से भाग्योदय जल्दी होता है, इच्छाएं पूरी होती हैं और सभी परेशानियां दूर होती हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादीशुदा जिंदगी में कड़वाहट भर गई है, धन संपत्ति और मां लक्ष्मी की कृपा नहीं मिल रही है। ऐसे लोग घर में कैसे और किस दिशा में शंख स्थापित करें, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव है, क्लेश है, तो अपने बेडरूम में शंख और सीप आपको रखना चाहिए। मुख्य द्वार अगर आपके गलत डायरेक्शन में आपने बना लिया है, या मुख्य द्वार के सामने ही वास्तु दोष है, या कोई वेद है, तो शंख, सीप और कौड़ियाँ मौली में पिरो करके मुख्य द्वार पर दोनों तरफ लटकाने से भी लाभ मिलता है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मोती शंख का चूर्ण अगर आपको मिल जाए तो पानी में डालकर अपने पूजा घर में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा का आप स्नान करा सकते हैं। माँ लक्ष्मी के सामने नौमुखी शुद्ध घी का दिया जलाएं। धन संपत्ति के साथ इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। घर की जिस भी दिशा में वास्तु दोष हो, वहाँ सुबह शाम अगर आप शंख बजाएं और कपूर से आरती करें तो ऐसा करने से उस दिशा की नकारात्मकता दूर हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक बात जो मैंने जीवन में अनुभव किया है वो आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, वास्तु दोष तो बहुत बुरी बात है, इसे मैं मानता हूँ, पूरा हृदय से मानता हूँ। लेकिन वास्तु दोष में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है जिसे आप इग्नोर न करें। वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट में आपके घर में 22.5 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। अगर टॉयलेट है, अगर स्टेयर है, सीढ़ियां हैं, तो आप मान के चलिए, आप चाहे जितने बड़े सूरवीर हैं, लेकिन प्रगति आपसे बहुत दूर रहेगी। आपका उद्यम, आपका पराक्रम सब निष्फल हो जाएगा। और अगर इस डायरेक्शन में आपका पूजा स्थान है, ये डायरेक्शन खुला और हल्का है, घर के शेष भागों से इसके जमीन की सतह 1 सेंटीमीटर नीचे है, तो आप विश्वास करिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कोई दुख और परेशानी में डाल दे। अगर वास्तु दोष ठीक हो, अगर वास्तु दोष न हो और आदमी का भाग्य थोड़ा कमजोर भी हो, तब भी जीवन सुखमय हो जाता है। लेकिन अगर वास्तु दोष गंभीर है तो फिर बहुत पराक्रम करने के बाद भी उपलब्धियां मिल नहीं पाती हैं। एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पुरुष बली होत नहीं, समय होत बलवान। पुरुष बली होत नहीं, समय होत बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। एक तो वास्तु होता है और दूसरा हमारा समय होता है। समय का मतलब हमारी दशा, कौन से ग्रह की हमारी दशा चल रही है। अगर किसी भाग्योदयकारी ग्रह की दशा चल रही है और बहुत शुभ दशा चल रही है, तो वास्तु दोष भी अगर बहुत ज़्यादा है तो वास्तु दोष भी अपना कुप्रभाव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर दशा खराब है और वास्तु दोष है, तो ये वज्र की तरह आपके ऊपर आघात होगा, जिसे से संभाल पाना बहुत मुश्किल होगी। समय अगर अच्छा है, समय एकदम विपरीत नहीं है, भाग्योदय का कार्यकाल चल रहा है, भाग्योदय का कार्यखंड चल रहा है, तो अगर वास्तु दोष है भी तो उस समय आपको समझ में नहीं आएगा। और उस समय अगर आपसे कोई कह भी दे कि ये वास्तु दोष है, तो आपके समझ में आएगा कि ये सब तो ऐसे रूढ़वादिता है, मैं तो राजा की तरह जीवन जी रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। दिक्कत उस दिन होगी भाई। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो है संचित कर्म, जो आपका जमा है भगवान के यहाँ बैंक में, कई जन्मों के आपके पाप पुण्य का हिसाब, उसको कहते हैं संचित।
और एक होता है प्रारब्ध, जो शरीर बनते समय पाप पुण्य मिलाकर शरीर बन गया, वो प्रारब्ध है। उसके बारे में कहा जाता है, जो विधना ने लिख दिया छठी रात के अंत, राई बढ़े न तिल घटे, कोटिन करहु जतन। मतलब जो विधाता ने छठी की रात में आपके किस्मत में लिख दिया है, वो प्रारब्ध कहलाता है और उसका भोग हमें भोगना ही पड़ेगा। बड़े बड़े साधक, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे साधक, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसे साधक, उड़िया बाबा जैसे महान तपस्वी, इन सबको भी प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ा। अगर ये चाहते तो प्रारब्ध को अपने तपस्या से काट सकते थे, लेकिन नहीं। मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं होता। इस नश्वर जीवन को बचाने के लिए कोई अपनी साधना नहीं लगाता। और एक है क्रियमाण, जो इस समय हम कर्म कर रहे हैं। तो कहने का आशय ये है कि अगर आपका भाग्य अच्छा है और वास्तु भी अच्छा है, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।